जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज साथियों हम पढ़ेंगे भारत के जन नेता, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने गए, लीडर के रूप में जाने गए महात्मा गांधी के बारे में। देखो, एक चौराहे पर खड़े होकर के पान की गुमटी की दुकान के आसपास 10 लोग कहते गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी ये थे। आप सोचिए जरा कि क्या आप गांधी जी के बराबर हो गए हैं जो गांधी जी को गलत बोलते हैं। गांधी जी को आप गलत तब बोल सकते हैं, क्या आपने उतना किया कुछ? आपकी औकात अपने गांव के मुखिया से बोलने की नहीं है। गांधी की ये औकात थी कि इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई किए, इंग्लैंड के अंग्रेजों के खिलाफ अपने बड़े बड़े आंदोलन चालू किए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी को कहें, देखो आप गलत तब किसी को बोल सकते हैं जब आप स्वयं कुछ उनके बराबर किए हो। जब आप अपने खेत में घास काट रहे थे तब गांधी जाकर के लंदन से पढ़ करके आए, इंग्लैंड से जाकर के पढ़ के आए। आज भी आपकी औकात नहीं कि इंग्लैंड घूम के आओ, और वो गांधी जी थे जो पढ़ करके वहां से आए। तो देखो, गलत किसी को बोलने से पहले आप स्वयं के अंदर झांक लीजिए, क्या मैंने समाज के लिए उतना अच्छा कर दिया? आप भी तो इंसान हो, आपको भी उतना समय मिला है, 24 घंटे आपके पास भी समय है। आप भी शिक्षा दो अच्छे लोगों को, अच्छा अपना व्यवहार रखो, दो गरीबों को सेवा क्यों नहीं देते हो? एक धोती में अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी ने बिता दिया, और गांधी जी ऐसे थे। कौन सा बड़ा पद लिए हैं गांधी जी? गांधी जी ने अगर कोई ऐसा पद लिया हो तो आप उनको कहिए। देखो, जहां तक भगत सिंह की बात आती है तो भगत सिंह को हम भी अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह की फांसी की सजा की बात आती है तब गांधी जी ने कहा कि गांधी जी क्यों नहीं बचाए। भगत सिंह सच में जीना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था अगर एक करतार सिंह सराभा की मौत भगत सिंह को तैयार कर सकती है तो शायद एक भगत सिंह की मौत हजारों भगत सिंह तैयार कर सकती हैं। जब 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, तो भगत सिंह ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी। वो ये कहना चाहते थे कि मैं मर करके दिखाना चाहता हूं। भगत सिंह ने यह भी तो कहा था कि वो मेरे विचारों को मार सकते लेकिन हमें नहीं मार सकते। आज भी भगत सिंह सुपर हीरो के रूप में सबके दिलों पर राज करते हैं। भगत सिंह, कोई भी व्यक्ति होगा भगत सिंह को अपना आदर्श ही मानता है, क्योंकि 23 साल के उस नौजवान ने, अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस सभी लोग जीवित रहते लंबे समय तक तो शायद आज भारत की तस्वीर अलग ही होती। आज क्या नहीं हो रहा भारत में? शोषण नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? कोई भी राजनेता अगर शिक्षा की बात नहीं करता है, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करता है। पढ़िए आप अंबेडकर जी को, पढ़िए आप लाल बहादुर शास्त्री को, पढ़िए स्वामी विवेकानंद को, पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम को। जब अच्छे लीडर को आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छा और बेहतर जीवन कर सकते हैं। ऐसे कहने से, किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है साथियों। तो देखो, अपनी अपनी जगह है, विचारधाराएं अलग थी जायज। और 10 लोग आपके घर में हैं तो क्या 10 की विचारधारा एक जैसी है? बिल्कुल नहीं होगी भाई। अगर गांधी जी अन्य लीडर की अपेक्षा ये पहले सोचते थे। अब देखो, एक 18 साल का लड़का हो और एक 40 साल का व्यक्ति हो, दोनों के सोच में जमीन आसमान का अंतर होगा। यही गांधी जी और अन्य लीडर में यही सोच का अंतर था भाई। जैसे 10 लोगों की विचारधारा है तो अलग होना लाजमी है, शायद अलग अलग विचारधारा होगी। 4 भाई बहन होते हैं, उनकी विचारधारा एक जैसी नहीं मिलती है, तो पूरे देश की विचारधारा। सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया तो वहां मुक्त भारत रेडियो बनाए थे, वहीं से कहा मैं अंतिम समय में राष्ट्रपिता जी आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा महात्मा गांधी से बिल्कुल अलग थी, भगत सिंह की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, लेकिन गलत कोई नहीं था। सबके मकसद आजादी का ही थे, अहिंसा को लेकर के चले हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने कहा अगर हिंसा करनी पड़े तो मुझे आजादी चाहिए किसी भी, क्योंकि उन्होंने कहा कभी वह दिन भी आएगा आजाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना ही आसमां होगा। तो गलत किसी को बोलने से पहले साथियों खुद अपने आप को देख लेना चाहिए, क्या मैं उनके बराबर हो गया हूं जो कि हम उनको गलत बोल रहे हैं। आप पहले शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, प्रयास करिए और आगे भी अपना प्रयास जारी रखिए, अच्छा पद लीजिए। आज बताइए,
2-4% कर्मचारी अधिकारियों को छोड़ करके देश में कोई कर्मचारी ईमानदारी से काम करना नहीं चाहता। उसको सैलरी से उसका पेट नहीं भरता है, अदर ओवर कमाना ही चाहता है। नेता है वो अपनी तनख्वाह अपनी पेंशन से नहीं चलाना चाहते, लाखों की प्रॉपर्टी बन जाती। कहाँ कभी सवाल पूछे हो? नहीं। केवल उंगली किस पर उठाना है? गांधी जी पर। तुम्हारे हाँ या ना करने से गांधी जी ऊपर कोई वो नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आज अपने नेताओं से पूछिए ना सवाल कि शिक्षा का व्यवस्था कहाँ जा रही। शिक्षा फ्री होना चाहिए, है शिक्षा फ्री? आज शिक्षा सबसे महंगी हो गई है, शिक्षा पर जीएसटी लगाए बैठे हैं। मिला है शिक्षा से आपको कुछ? क्योंकि शिक्षित रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जब से अनपढ़ रहेगा इंडिया तो मूर्ख बनाने में आसान भी रहेगा। तो इसीलिए आप आज सवाल पूछो ना, आज नहीं पूछ सकते हो। कोई मीडिया आज तक दिखाई है कि कहाँ रैलियां हो रही, कितना पैसा देश का बर्बाद हो रहा, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही, भुखमरी में देश की रिपोर्ट क्या जा रही है, इकोनॉमी में क्या जा रही है रिपोर्ट? कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि आपकी औकात नहीं है किसी से सवाल पूछने की। केवल आरोप लगाना है 10 लोगों को बैठ करके, गांधी जी ऐसे थे, वो व्यक्ति ऐसे थे। अरे वो व्यक्ति अच्छे थे, खराब थे, आप क्या हो आप तो जानो। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म सभी लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ। दोनों की जन्मतिथि एक ही दिन हुई, तो दोनों की जन्मतिथि 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी के जो पिताजी थे उनका नाम था करमचंद गांधी। क्या था इनके पिताजी का नाम? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। पुतली बाई माता थी, और जो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम। प्रिय भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे। अमीर खानदान से महात्मा गांधी का जन्म हुआ, और महात्मा गांधी अपना पढ़ाई लिखाई किए वही गुजरात के, देखो पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और इनका जो जन्म हुआ, पढ़ाई किए, उसके बाद इनकी इच्छा हुई कि मैं इंग्लैंड जाकर के बैरिस्ट्री की पढ़ाई करूं। तो 1889 में इंग्लैंड जाते हैं, और 1891 में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई ला पढ़ करके आते। इनको एक अच्छे केस की तैयारी थी कि मुझे एक केस बढ़िया मिल जाए, और जब पढ़ करके वहां से 1891 में वापस आते हैं तो इंग्लैंड से पढ़ करके 23-24 साल की उम्र में बढ़िया सा बैरिस्ट्री की तैयारी करके आते हैं। इनको था कि मुझे कोई अच्छा केस मिल जाए। मुंबई गुजरात के एरिया में, महाराष्ट्र के इलाके में केस लड़ते थे। इनको बढ़िया सा केस की तैयारी थी कि कोई बेस्ट का केस मिल जाए। फिर उसके बाद इनका बुलावा आता है दक्षिण अफ्रीका के से। दादा अब्दुल्ला एक सेठ थे, व्यापारी थे, वो किसी मुकदमे में पैरवी करना चाहते थे कि मेरे मुकदमे की पैरवी कोई यंग लड़का करे जिसको अभी ला की पढ़ाई करके आया हो। तो महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई, दादा अब्दुल्ला की। इनको दक्षिण अफ्रीका बुलाते हैं। वो डेट क्या होती है? 1893 में ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहां मुकदमे की पैरवी करने के लिए दादा अब्दुल्ला। क्योंकि गांधी बॉर्न इन इंडिया बट गांधी मेड इन साउथ अफ्रीका। गांधी को जो गांधी बनाया है वो किसने बनाया है? साउथ अफ्रीका। गांधी का जन्म बेशक भारत में हो गया था, लेकिन गांधी को गांधी किसने बनाया? साउथ अफ्रीका में। क्योंकि वहां इन्होंने देखा कि जो बिहेव है अंग्रेजों का भारतीय के प्रति कैसा है। 1893 में एक इन्होंने यात्रा की डरबन से प्रिटोरिया
प्रिटोरिया एक रेल यात्रा थी। क्या थी? रेल यात्रा। डरबन से प्रिटोरिया एक दिन की रेल यात्रा थी, मात्र कुछ घंटे की। बढ़िया सा फर्स्ट क्लास का एसी का टिकट लेकर के दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। इनकी कुछ हियरिंग थी, मतलब एक केस की पैरवी करने के लिए गए थे। तो पीटर्स मॉरिसबर्ग ये रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों से बहस होती है। इनसे कहते हैं तुम गोरी चमड़ी वाले के बीच में कैसे बैठ गए हो, आपकी चमड़ी का रंग तो काला है और आप काले हो, तो इसमें क्यों इतना भेदभाव। बहस होती है। ये कहें देखो मेरा टिकट है, मैंने इसमें टिकट लिया है, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट दिखाएं, इसमें बैठेंगे। तो अंग्रेजों के साथ बहस होती है। 4-5 अंग्रेज मिलकर के इनके सामान के साथ इनको उठा करके बाहर फेंक देते हैं पीटर्स मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर। वहीं सारी रात ठिठुरती ठंड में रात भर बिताते हैं। लेकिन गांधी जी ने सोच लिया कि यहीं से अब हमें देश के लिए कुछ अच्छा करना है। उसके बाद यही मात्र कुछ घंटे की रेल यात्रा इनके जीवन को बदल देती है। आज जिस स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था, आज वहां गांधी जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, लोग फूल माला चढ़ाते हैं। ये है गांधी जी की वैल्यू। तो अब देखिए साथियों, पीटर्स मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन उसके अगले साल कौन सा सन आता है? 1894। नटाल कांग्रेस बना देते हैं। कौन सी कांग्रेस बनाते हैं? नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब की? 1894 में। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की? तो कहां पर की? दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के खिलाफ। किसके खिलाफ? भेदभाव के खिलाफ कार्य करने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना बना दे। फिर इंतजार कर रहे हैं शायद अंग्रेज सुधर जाएं, लेकिन अंग्रेज कहां सुधरने वाले हैं साथियों। तो फिर जब नहीं सुधरने का नाम लिए तो 1904 का साल आता है। तो एक अखबार निकालते हैं, इंडियन ओपिनियन अखबार। 1904 में इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते हैं। कौन सा अखबार? इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते हैं कि आप भारतीयों का नजरिया कैसा है, कैसे लोगों को जीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। उसके बाद सोच रहे हैं कि शायद अंग्रेज सुधरेंगे, लेकिन अंग्रेज सुधरने वाले नहीं है साथियों। फिर उसके बाद 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र। ये साथियों क्या है पंजीकरण प्रमाण पत्र? ये है जैसे आज अपना आधार कार्ड बनता है ना, वैसे जो दक्षिण अफ्रीका लोग गए थे अपने देश से, उनके साथ अंग्रेज ऐसा बिहेव कर रहे थे कि रात में 9 बजे के बाद आपको निकलना नहीं है। अगर आप 9 बजे के बाद बाहर निकल के जाते हो तो प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको मारा जा सकता है, आपको पीटा जा सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने इस पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ अपना आंदोलन चालू किया। कब आंदोलन चालू किया? 1906 में। कब? 1906 में साथियों। उसके बाद देखो डरबन में फिनिक्स फार्म बनाया। कौन सा फार्म बनाया? फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म क्या है? ये जो सत्याग्रह की जन्मस्थली है। क्या है? सत्याग्रह। सत्याग्रह का यूज सबसे पहले कहां किए? विदेश में। तो सत्याग्रह की जन्मस्थली कहां है? तो विदेश में, यानी साउथ अफ्रीका में। फिनिक्स फार्म बनाए डरबन में और सत्याग्रह की जन्मस्थली माने, यानी सत्याग्रह का सबसे पहले यूज वहीं किए। अपने भारत में तो 1917 चंपारण आंदोलन बिहार में जो हुआ उसमें किए थे। अब देखिए साथियों 1909 में गांधी जी एक पुस्तक निकालते हैं, हिंद स्वराज। ये पुस्तक निकालते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि मात्र 1 साल अंग्रेजों का साथ भारतीय न दें, उनके कॉलेज में न जाएं, उनके स्कूल में न जाएं, उनके यहाँ वकालत न करें, उनके यहाँ सेना में काम न करें, उनके यहाँ कोई नौकरी न करें। मात्र 1 साल में अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाएंगे। फिर 1909 के साल में टोलस्टॉय फार्म बनाते हैं। अब टोलस्टॉय फार्म का क्या होता है साथियों? तो टोलस्टॉय फार्म इसलिए बनाए, हमने बताया था ना, फिनिक्स फार्म डरबन में बनाए थे, सत्याग्रह का पहली बार यूज किए थे। लेकिन टोलस्टॉय फार्म में सत्याग्रह को क्या बना लिए? हथियार। की सत्य अहिंसा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद कुछ साल और बीते, शायद अंग्रेज सुधर जाएं, लेकिन अंग्रेज कहां सुधरने वाले हैं भाई। देखो केवल चरखे से आजादी नहीं आई, ये सच बात है। क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जितने महान क्रांतिकारी
बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस जैसे, बाल गंगाधर तिलक, सभी महान क्रांतिकारियों का बलिदान है, तब जाकर के देश आजाद हुआ। अगर सच कहें ना तो भगत सिंह के आजादी का सपना जो था वो सच में आज तक नहीं पूरा हुआ। वो ऐसा सपना देखते थे किसी का शोषण ना हो, सभी को रोजगार मिले और सभी लोग मिल बांट करके रहें। एक अच्छा भारत का सपना किसने देखा था? भगत सिंह ने। क्योंकि उन्होंने जब दुर्गा भाभी मिलने गई जेल में तो भगत सिंह ने कहा कि सर, भगत सिंह ने कहा दुर्गा भाभी से कि भाभी मेरा सपना जो था वो कैसे पूरा होगा, मेरी तो फांसी की डेट आ गई। तो दुर्गा भाभी ने कहा कि जब उजाला होने से पहले अंधेरा ज्यादा हो जाता है तो ऐसा तो नहीं कि उजाला नहीं होगा, तुम्हारी लोगों की जो मेहनत है वो गड़बड़ नहीं जाएगी, एक ना एक दिन ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। और 1947 में भारत आजाद हो गया। लेकिन भगत सिंह के सपनों का भारत जो आजाद होना था वो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन सपना देखा था। भगत सिंह ने कहा था हमेशा क्रांति की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा वैचारिक क्रांति की जरूरत है। आप विचारों की क्रांति कर सकते, आप विचार को अच्छा बना सकते, लोगों के प्रति बिहेव अच्छा कर सकते हैं। अब आप एक नॉर्मल सी चीज ले लीजिए, आप किसी मेडिकल चले जाइए, डॉक्टरी का, जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराओगे उसकी जांच अलग, दूसरे हॉस्पिटल जाओगे उसकी जांच अलग। लिख करके दे देना डॉक्टर की ये जांच गलत है, हॉस्पिटल गलत है, लिख करके नहीं देंगे, क्योंकि उसमें क्या बंधा है? कमीशन बंधा है। हर विभाग कमाना चाहता है, बस इसीलिए व्यक्ति का शोषण करके ही आगे लोग बढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं बेहतरीन इंसान बना जाए ना। आप पढ़िए लाल बहादुर शास्त्री को, कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम प्रधानमंत्री हैं, और जबकि इतने बड़े पद पर रहे हैं, चाहे तो सब कुछ बना दें। आप पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम को, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कुछ नहीं थे, राष्ट्रपति के पद पर थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम थे। आप पढ़िए लाल बहादुर शास्त्री हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। स्वामी विवेकानंद के पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे, क्या नहीं था लोगों के पास। महात्मा गांधी के पिताजी राजकोट के दीवान थे। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई किए 1920 में, इंग्लैंड जाकर के चौथी रैंक पाए, लेकिन नौकरी नहीं किए। कहें कि मैं एक राजा की नौकरी करूंगा, मेरे देश में मेरे ही साथियों का शोषण होगा, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करना है। आज किसी का विभाग लुट जाए, कुछ भी हो जाए, सबको अपने से मतलब है, सबको अपना ही कमाना है, अपना ही देखना है। दुख तो तब होता है जब 70-80 हजार सरकारी कर्मचारी कमाता है, लेकिन मजदूर से रिश्वत मांगता है जो 300-400 मजदूरी कमा करके अपना परिवार चलाता है। लोगों की सोच नहीं बदल रही है ना। जब तक सोच बदलेंगी नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरे का शोषण करके क्या दिखाना चाहते हो, किसके लिए बनाना चाहते हो? आप कितना भी संपत्ति बना लो, ईश्वर आपको खाली हाथ भेजा है, खाली हाथ बुलाएगा। आप अगर किसी के दिलों में राज करना चाहते हो तो अच्छे कर्म करना पड़ेगा, अच्छे काम करना पड़ेगा। आप अगर पढ़ा सकते हो तो पढ़ाइए ना लोगों को। देखो अपने अंदर की जो आग है उसको जलाते रहिए, जलने दीजिए, आगे कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए, करिए अपने मन की, सुनिए सबकी, देखिए सबकी, लेकिन समाज के लिए भी कुछ अच्छा करते रहिए। नहीं कुछ कर सकते तो आप शिक्षा का प्रचार करिए ना। कम से कम गरीब घर में तो उजाला हो, गरीब घर का हर झोपड़ी तक तो शिक्षा पहुंचे। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते वो यूट्यूब के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से बिना फीस लिए गरीब बच्चों को ऐसे भी तो पढ़ा सकते हैं। पढ़ाइए, आप मेहनत करिए। गरीब हो तो क्या दिक्कत है? आप पढ़ा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हो, क्या 6 घंटे मेहनत नहीं कर सकते हो? तो मजदूरी करना। अब देखो 1909 में टोलस्टॉय फार्म बना लिए, सत्याग्रह को हथियार के रूप में। इंतजार कर रहे हैं शायद अंग्रेज सुधर जाएं, लेकिन अंग्रेज सुधरने वाले नहीं है साथियों। 1913 का साल आया, पोल टैक्स बनाए। कौन सा टैक्स? पोल टैक्स। पोल टैक्स क्या साथियों? इन्होंने कहा भारतीय विवाह अप्रमाणित, मतलब जो भारत के लोग विवाह शादी करके आए हैं वो विवाह अप्रमाणित है। अगर ईसाई तरीके से नहीं हुई शादी, इनसे जो बच्चे हैं ये भी अनलीगल है। तो महात्मा गांधी ने कहा बहुत हुआ, अब मुझे आंदोलन करना है। और फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं गांधी जी। और भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं साथियों? भारत आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ?
1917 का साल आता है। कौन सा साल आता है? 1917। 1917 का साल आता है चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। उसमें चंपारण में क्या था? किसान मजदूर जो थे नील की खेती से परेशान थे। नील की खेती क्या है? किसी खेत का 20 हिस्सा हो, किसी खेत का 20 हिस्सा हो। जैसे मान लो ये खेत है, इसमें 20 हिस्सा में 3 हिस्से में नील की खेती करना। क्या करना है? नील की खेती करना। नील की खेती से क्यों बचना चाहता था किसान? जो उपजाऊ वाला हिस्सा था उसको अंग्रेज डिसाइड करते थे, किसी खेत के 20 हिस्से में 3 हिस्से में आपको क्या करना है? नील की खेती करना है। ये 3 कठिया पद्धति। कौन सा पद्धति? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। महात्मा गांधी वहां चंपारण पहुंचते हैं, वहां पर सत्याग्रह का पहली बार यूज, विदेश में अभी तक कर रहे थे, अब भारत में सत्याग्रह का पहला यूज कब किए? चंपारण बिहार में किए। और चंपारण में करने के बाद इस 3 कठिया पद्धति से किसानों को छुटकारा मिला। गांधी जी के गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने कहा अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, पूरे देश का भ्रमण करिए, अभी आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है। जबकि आए कब थे? जनवरी में, 15 में और 17 में इनका पहला आंदोलन। चंपारण में जाते हैं, भूख अनशन करते हैं, अंग्रेजों को झुकना पड़ता है, सत्याग्रह का यूज करते हैं। 3 कठिया पद्धति से किसानों को नील के खेती से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद अगला साल और बीतता है, 1918 का साल आता है। 1918 में अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। आज भी अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। तो वहां अहमदाबाद में क्या था? यहां प्लेग की महामारी फैल गई थी। कौन सी महामारी? प्लेग की महामारी फैल गई थी। तो वहां पर जो कंपनियों के मालिक थे, उन्होंने कहा अगर प्लेग फैल गई है तो यहाँ पर मजदूर भाग जाएंगे मजदूर रुकने के लिए। तो उन्होंने, कंपनी के मालिक ने लालच दिया कि कंपनी बंद ना हो। तो इन्होंने क्या कहा कि सैलरी को हम 50% बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी का तो वैसे भी घर परिवार था नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमारा तो घर परिवार है नहीं, ऐसा किया जाए। गरीब आदमी सोचता है अगर मृत्यु आनी होगी तो यहाँ भी आ जाएगी, जहाँ रहेंगे वो। मृत्यु एक सत्य अटल है, ठीक। अगर जन्म हुआ है तो मरना तो एक दिन निश्चित है। लेकिन देखो, अब देखो, जिंदगी एक इंक की तरह होती है। आपकी इंक समाप्त होने के पहले आप अपनी कहानी लिख दो। बिना कठिनाई झेले या बिना संघर्ष झेले या बिना कठिनाई झेले आप ठीक ठाक इंसान नहीं बन सकते हो। अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक मिल गया तो आप जीवन में खुद ठीक नहीं बन पाओगे। ये एक सत्य फैक्ट है, क्योंकि बिना कठिनाई के आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो साथियों, घर से जब निकलते हो कॉलेज, कोचिंग, और बता दिए हो कि हमें कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, आज के काफी परसेंट लड़के घूमने के बहाने कोचिंग जाते हैं। पैसा उनको मिलता है, बढ़िया एंजॉय करते हैं, पार्क घूम रहे हैं, लाल पीला नीला हरा के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि मेरे माता पिता कैसे मजदूरी कर रहे हैं। आपके पीछे पीछे आपके माता पिता नहीं घूम सकते हैं, उनको कमाना है, उनको परिवार चलाना है, आप पर विश्वास करके भेजते हैं। तो अपना विश्वास तो खो ही रहे हो, साथ में 10 लोगों की पढ़ाई आप बर्बाद कर रहे हो। कोई अगर बच्ची गलत कर रही है, किसी के साथ घूम रही, एंजॉय कर रही है, ठीक, तो जान लीजिए कि उसके आस पड़ोस की अन्य बच्चियों की पढ़ाई पे खतरा है। क्योंकि पहली चीज, जो बच्चियां हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो समाज से लड़ती हैं, परिवार से लड़ती हैं, तब जा करके कंपटीशन से लड़ती हैं, उनको पढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसा मत करिए आप लोग। अगर पढ़ने का मौका मिल रहा तो पढ़िए आराम से, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, किसी की पढ़ाई तो ना बर्बाद हो। एक व्यक्ति गलत करता है, एक लड़का गलत करता है, आराम से बाइक ले लिए, लड़का पार्क में घूम रहा, थिएटर में घूम रहा, फिल्म देख रहा, यारी दोस्ती कर रहा, सिगरेट दारू पी रहा, घूम रहा आराम से। आप सोचे होंगे कभी कोई भी व्यक्ति आप बताइए जो पैसे की तंगी की वजह से शराब छोड़ा हो? नहीं छोड़ता मिलेगा। गुटखा पान नहीं छोड़ता मिलेगा। लेकिन पैसे की तंगी से शिक्षा छोड़ देता है। आप कमा करके भी तो पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते हो? दुनिया पढ़ती है, आप भी पढ़िए, घर की स्थिति को देख करके पढ़िए, मेहनत करिए, क्यों नहीं सक्सेस हो सकते हैं? गरीब घर में जन्म हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आप अपने माता पिता को तो अमीर बना सकते हो, अपना परिवार तो संभाल सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो?
शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना। अब अहमदाबाद में 1918 में क्या हुआ, प्लेग की महामारी फैल गई। इन्होंने कहा कि सैलरी 50% बढ़ा दो, मजदूरों ने कहा कमाने का चांस है, मरना होगा तो मर जाएंगे, कमा लिया जाए। महामारी कुछ दिन बाद समाप्त हुई, अब बढ़िया कमाए पैसा। अब मालिक ने क्या कहा कि मजदूरी हम 50% नहीं देंगे, जो सैलरी थी वही देंगे। मजदूर बड़े उदास हुए कि ऐसा करें कि हम लोगों ने मालिकों के लिए